Hello, good morning, everyone. Today I'm going to discuss with you the journey of a criminal case from investigation to trial. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह कोई भी अगर अपराध होता है तो उसकी जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन से ट्रायल तक कैसे चलती है, क्या पुलिस का रोल कैसे आता है इसमें, हल्का हल्का सा हम इसमें टच करेंगे आई थिंक। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को याद करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि किस तरह जो है किसी भी केस की जो जर्नी है वो हाउ द जर्नी ऑफ द क्रिमिनल केस गोज फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल। और सीआरपीसी में जो भी आपके प्रोविजंस आते हैं, वट एवर द प्रोविजन रेस्ट ऑफ दिस जर्नी, वो जो है इसके सप्लीमेंट्री है। अगर आप इस चीज में कमांड कर लेते हो अपनी, अगर इफ यू हैव अ वेरी गुड कमांड in criminal from the journey of a criminal case from investigation to trial, definitely you will uh, a very good criminal lawyer, and I must say ki you have a very good knowledge of a criminal manual. Today basically I will just discuss a little idea about it, not a very vast, just a little what is how this journey will commence in the court, or how this journey give a power to the police. Basically, crime, first thing which is come in a mind, crime. और इस चीज में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो चाइल्डहुड से मूवीज देखते आ रहे हैं। मूवीज में थाउजेंड ऑफ मूवीज में होता है कि कभी भी कोई कोई अपराध होता है, क्राइम होता है, तो देन देर इज अ पुलिस मेड सम इन्वेस्टिगेशन, एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जज साहब के पास उसको पेश करते हैं, देन जज साहब उसको पनिश करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज जो मैंने अभी बात की आपको, जो आपने मूवी में देखा वही आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है। बट in a criminal procedure it is in a very set manner, and how it done वो बताया गया है कि वो कैसे किया जाता है। तो क्राइम, सो फर्स्ट एलिमेंट आता है आपका इसमें, दैट इज क्राइम। देखिए, there is always some section in the society who always violate law, and it is not for the present time but it is from the ancient era. Nobody cannot imagine a society without crime because it is inevitable. हमारे समाज में ये जो क्राइम है, आप सोचते हो कि ये क्राइम सिर्फ आज है, ऐसा नहीं है। क्राइम जो है आपका पुराने टाइम से है, और इसको जो है इसके बिना सोसाइटी को इमेजिन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि वो आप रोकना चाहो तो भी नहीं रुकेगी। ठीक है, सो मैनी आपके जो रिनाउंड जूरिस्ट है उन्होंने बात कही इसमें कि जब भी कहीं पे सोसाइटी में क्राइम होता है तो आपका जो पब्लिक है वो इकट्ठे होती है, और इकट्ठे होके वो क्या करती है, उस क्राइम के साथ लड़ती है। तो जैसे आपका निर्भया केस है, निर्भया केस में क्या हुआ, पीपल यूनाइटेड, पीपल ने प्रोटेस्ट किया, और व्हाट इज द रिजल्ट, उस रिजल्ट की वजह से उन्होंने सिस्टम के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जो है और गवर्नमेंट को फोर्स हुआ, और गवर्नमेंट ने रीथिंक किया, और जो है नए लॉ बनाए, किस पे, रेप पे। जस्टिस वर्मा की कमेटी ने एंटायर लॉ जो है आपके रेप के रिगार्डिंग जो है उसको जो है चेंज किया। मीनिंग इसका अर्थ ये है कि जब भी आपका whenever crime take place, people get unite. जैसे सपोज द सेकंड एग्जांपल आप ले लो कि जब भी करप्शन हुई जब इंडिया में जो करप्शन थी, जो पीक में थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि पीपल्स, जो आपका ग्रुप ऑफ द पीपल्स लाइक केजरीवाल, लाइक आपके कौन है वो, ये सो मेनी, जो केजरीवाल के साथ जो जो टीम थी, अन्ना हजारे, तो वो सब इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ऐसा प्रोटेस्ट किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई वहां से, उस प्रोटेस्ट से। और उस प्रोटेस्ट, और देखिए वेरी न्यू पार्टी, और वो जो है दिल्ली में रूल कर रही है, तो दिल्ली में रूल कर रही है, और नॉट अ वन टाइम बट अ टू टाइम, वो जो अभी रूलिंग पार्टी हो गई। तो ये है कि जब भी क्राइम, देखिए क्राइम को फाउट करते हुए एक ऐसी पार्टी बन गई जिसने जो पूरी दिल्ली की सरकार चेंज कर दी। समझ रहे हो बात? द पॉइंट इज हियर दैट बोथ द टाइम व्हेन द पीपल यूनाइट अगेंस्ट द क्राइम, नाउ
तो ये जो क्राइम है इसके साथ डील करने के लिए हमारा जो सिस्टम है उसमें किस चीज की जरूरत, मतलब किस चीज को जो है डाला गया, वो है आपकी पुलिस। और पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम रहता है कि इट्स अ फर्स्ट ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ अ क्राइम विच कमिट। इसकी पहली ड्यूटी ये बनती है कि वो जो है आपका क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे और डिटेक्ट करे। सेकंड ड्यूटी जो है इसकी, टू प्रिवेंट द सोसाइटी फ्रॉम अ क्राइम एंड प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट देम हु वायलेटेड द लॉ। और सेकंड ड्यूटी इसकी ये बनती है कि जो भी सोसाइटी जो है उसको जो है इस क्राइम से आपका जो है बचाया जाए, और जो भी इसको वायलेट करता है उसको जो है पनिश किया जाए। एंड द थर्ड ड्यूटी जो है इसकी, जो वेरियस लॉ है जो टू आपके हमारे इंडियन में सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए उनको जो इन्फोर्स करे। सपोज जैसे ट्रैफिक रूल्स, म्युनिसिपल रूल्स। ट्रैफिक रूल्स में क्या हुआ, जैसे सपोज आपने मान लीजिए हेलमेट यू हैव टू वियर व्हेन यू राइडिंग अ टू व्हीलर, स्कूटर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट चलाना है, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगाना है, सीट कार चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट लगानी है। तो अगर आपने नहीं किया तो पुलिस क्या करती है? आपके खिलाफ जो है एक्शन लेती है, चालान काटती है। तो दिस इज द फंक्शन, दीज आर द थ्री प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द पुलिस। ठीक है। नाउ अब बात आती है आपकी कि हाउ द क्राइम इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। यही हमारा मेन चैप्टर है कि जब भी क्राइम होता है, when the crime is committed and it is noticed by someone and it is acknowledged by someone, then the person who has a knowledge will report the police। ठीक है। जब भी आपका कहीं पे कोई क्राइम होता है, जब भी किसी की नॉलेज में आता है या कोई किसी को पता चलता है, तो वो इसका क्या करता है, इसके बारे में किसको बताता है? पुलिस को बताता है। और पुलिस जो है क्या करती है? पुलिस आपकी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में जो है आपकी उस रिपोर्ट को लिखती है। ठीक है। अब आपका यहाँ पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ अ क्राइम एक्शन विल बी टेकन, हाउ ग्रेव इट इज, कि कितना आपका जो ऑफेंस है वो कितना ग्रेव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कि वो जो क्राइम हुआ है उस पर पुलिस का क्या एक्शन होगा। ठीक है। अगर इफ इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जस्ट आई एम इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में आई एम टेलिंग यू इन अ डिटेल कि अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा कि एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड। ठीक है। अगर नॉन कॉग्निजेबल होगा तो एनसीआर विल रजिस्टर्ड। एफआईआर आपकी 154 में आती है और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आपकी एन 155 में आती है। जिस द मोमेंट एफआईआर विल रजिस्टर, देन द वन ऑफ द ऑफिसर, जो एक जो है पुलिस ऑफिसर को जो है पावर दी जाएगी टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस एंड हु इज नोन एज, और उसी को जो हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक है। नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके क्या होते हैं? Cognizable offenses are of a such serious nature, uh, in a cognizable offense। ठीक है। द पुलिस इस ये सीरियस टाइप के होते हैं ऑफेंस, जो होते हैं जो भी आपके मर्डर्स हो गया, रेप हो गया, ठीक है, या एब्डक्शन हो गया, किडनैपिंग हुआ, these all are the cognizable offenses, सीरियस नेचर के। एंड cognizable offenses, और इसमें जो है पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। इसमें पुलिस के पास बहुत ही एक वेरी, आई मस्ट से वेरी ब्रह्मास्त्र टाइप एक पुलिस ने जो है पुलिस को दे के रखा है, दैट इज अरेस्ट इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट एनी वारंट। किसी की अथॉरिटी, किसी की जरूरत नहीं है, पुलिस जो उसमें अरेस्ट कर सकती है। A cognizable offense is defined under section 2C of the CRPC में डिफाइन करके रखा है। The moment it is intimated to the police that any offense which is a cognizable in nature has been committed, उसकी लोकल ज्यूरी, जब भी पुलिस को बताया गया कि आपकी जो है लोकल जुरिस्डिक्शन में आपका जहां तक एरिया बनता है वहां पे जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है किया गया है, तो पुलिस जो है आर बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर एक्चुअली अंडर सेक्शन 154। पुलिस आर बाउंड, पुलिस आर बाउंड, बट इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि पुलिस ये नहीं, पुलिस की कोई कॉग्निजेंस नहीं चलेगी यहाँ पे कि वो लिखे या ना लिखे, उसको लिखनी ही पड़ेगी। Police has to, police is a mandatory, it is a mandatory duty of the police to register an FIR. I discussed this chapter in my one of the video in a very detailed manner.
whenever you will go through, you will see in the criminal CRPC I created a list, और जब आप मेरी वीडियोस को देखोगे तो उसमें 154 CRPC जो FIR है उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करके रखा हुआ है कि व्हाट इज FIR, कौन जो FIR को रजिस्टर कर सकता है, कहाँ रजिस्टर करेगा, एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है इसकी, अगर किसी ने एक और अगर FIR रजिस्टर करने की या की तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती तो फिर उसका क्या होगा, जीरो FIR क्या होती है। तो ऑल दिस इशू हैज बीन डिस्कस्ड इन माय दैट वीडियो, आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो। आई हैव अपलोडेड। नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल, जिसमें जो है आपकी 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, वो सारे आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं। अब कंप्लेंट जो है, अगर a complaint can also be given to the magistrate order the officer in charge of forward the complaint, the post officer then register the FIR। देखिए इसमें FIR रजिस्टर करने का एक और जो है, अगर आप जो है इसको मैं लेटर डिस्कस करूंगा डिटेल से, जस्ट आप ये कितना, अगर आपकी FIR रजिस्टर नहीं होती है तो आप जो है एक एप्लीकेशन जो है मैजिस्ट्रेट के सामने लगा सकते हो। और सेक्शन 156(3) में जो है मैजिस्ट्रेट बोलेगा, ऑर्डर करेगा कि आप पुलिस को कि भाई तुम लोग जो हो इसको इस ऑफेंस के बारे में, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होके रखा है इसके बारे में FIR क्यों नहीं इसमें रजिस्टर करो, इट्स माय ऑर्डर, और पुलिस से जो है उसको रजिस्टर करनी पड़ेगी। नाउ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये क्या होते हैं आपके नॉन सीरियस के होते हैं, ये 2IE में डिफाइंड है, और इसमें जो लेस देन पनिशमेंट जो आपकी 3 साल से कम रहती है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें पुलिस की कॉग्निजेंस नहीं चलती है। इसमें जो है पुलिस को क्या करना पड़ता है, जो आपके कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट जो है जहां पे ये ऑफेंस होके रखा है, परमिशन लेनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि माय लॉर्ड कि हमें जो है ये जो ऑफेंस हुआ है ये आप देखिए, और हमें जो है इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन चाहिए, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई की ठीक है यस करनी चाहिए तो मैजिस्ट्रेट जो है इसमें ऑर्डर करेगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। आईओ, वी आर डिस्कसिंग कि आईओ को जो है डिफ्यूट कर दिया है। नाउ आईओ क्या करेगा, आईओ विल गो टू द सीन ऑफ अ क्राइम, ही विल इंस्पेक्ट द सीन ऑफ अ क्राइम, ही विल कलेक्ट द मटेरियल, ही विल कलेक्ट एविडेंस, ठीक है, वो एंड गोट स्टेटमेंट ऑफ दोज विटनेस हु आर प्रेजेंट एट द क्राइम सीन और acquainted with the crime। इट्स वेरी सिंपल। आईओ क्या करेगा, अब सीधी सी बात है, बोलते हैं फिल्मों में आपने देख के रखा होगा कि सबूत चाहिए सबूत, तो वही काम तो क्या करेगा, आईओ करेगा। आईओ जाएगा, वहां पे कोई आपका मटेरियल होगा, सीन ऑफ अ क्राइम को, जैसे आपका बेसिकली क्या होता है, एक प्रैक्टिस व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि नक्शा मौका वो तैयार करते हैं। वो नक्शा मौका क्या है आपका, जो सीन ऑफ क्राइम में व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, और एविडेंस एक्ट भी यही बोलता है जिस अरेंजमेंट में आपकी कोई चीज पड़ी हुई है तो वो क्या है, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। एंड इफ दैट फैक्ट इज रेलेवेंट, if that fact is having a connection with the crime, then it is a relevant। यही बोलता है ना आपका एविडेंस, कि अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जो आपका रिगार्डिंग जो इशू है, जो आपका फैक्ट है, मतलब जो क्राइम है उससे रिलेट कर रहा है और उसको वो प्रूव या डिस्प्रूव कर रहा है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज योर एविडेंस। और वही जो क्या कर रहा है, वही आपका आईओ कर रहा है, कि वहां जाके वो मटेरियल इकट्ठा करेगा, एविडेंसेस इकट्ठा करेगा, गॉट द स्टेटमेंट, और जो उस जब वो क्राइम हुआ उस क्राइम के इर्द गिर्द, जैसे सपोज कहीं गांव में कोई क्राइम हुआ, मर्डर हुआ, तो जो उसके पड़ोसी हैं, ये तो नहीं हो सकता है कि अगर इट्स अ वेरी रेयर चांस की जो नेबर्स हैं उनको पता नहीं चला, पड़ोसियों को पता नहीं चला, ठीक है। तो वो जो पड़ोसी हैं कि हाउ इट हैपन, वो क्या करेगा, बयान लेगा, उनके हिंदी में बोलते हैं बयान लेगा। तो 161 जो सेक्शन 161 सीआरपीसी जो है, वो पुलिस ऑफिसर को जो है पावर देके रखी हुई है, किस बात के लिए, कि वो बयान लेगा, ठीक है। वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स जो है उसमें लेगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो
भी बयान देंगे, जो आपके विटनेसेस हैं, जो फैक्ट से रिलेटेड जो विटनेसेस हैं, जो क्राइम से रिलेटेड जो विटनेसेस हैं, उनका कभी भी साइन नहीं लिया जाता है। और यही बात कौन करता है? जो आपका 162 सीआरपीसी जो है, वो इसके बारे में बात करता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नाउ द फॉर एग्जांपल, if it is a case of a murder, then he will take a postmortem. If there is an injury, then he will get a medical examine the victim and collect the medical. Suppose there is a, अगर वहां पे रेप होके रखा है, तो वो क्या करेगा? जो रेप होके रखा है, तो वो जो विक्टिम है, जो विक्टिम लेडी होगी, उसका क्या करेगा? वो मेडिकल एग्जामिन करवाएगा, मेडिकल एग्जामिन करवाएगा। और ये आपका जो मेडिकल एग्जामिन है, ये किसका होगा? ये आपका जो 164 ए सीआरपीसी जो है, मेडिकल एग्जामिन ऑफ द विक्टिम ऑफ अ रेप, देखिए वो उसमें करवाएगा। बात क्या बोल रहा हूं मैं? डोंट ट्राई टू क्रैम, सीआरपीसी को क्रैम करने की कोशिश मत करो। हाँ, सेक्शन 1 में ये देखा है, सेक्शन 2 में ये देखा है, सेक्शन 10 में ये देख कर रखा है, 41 में अरेस्ट देख के रखा है, 57 में बोला है कि 24 घंटे के अंदर उसको देना पड़ा। नो, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जैसी इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, अगर आप स्टेप बाय आप चलोगे, तो डेफिनेटली आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बट अगर आप इंस्टेड ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप, जैसे बुक में देके रखी होती है या बेड एक्ट में देके रखी हुई, आप यू आर ट्राइंग टू क्रैम, तो आप यू विल थाउजेंड ऑफ टाइम यू विल गो थ्रू बेयर एक्ट और योर बुक, यू विल नेवर स्टडी। बट इंस्टेड ऑफ that cramming way, instead of that cramming way, if you will step by step, or the way I am trying to teach you, you will अगर आप उस तरीके से कोशिश करोगे, तो definitely you will grab a very good command on a code of criminal procedure. Now back to the topic, कि उसको जो है विक्टिम को जो 164 ए में सीआरपीसी में एग्जामिन करना पड़ेगा। अब सपोज मान लीजिए ये तो है आपके, इफ इट इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट बॉडी, सपोज थेफ्ट हुई है, वहां फोर्जरी हुई है, तो वो क्या करेगा? जिस जो आपका मटेरियल है, कोई कागज है जिसमें फोर्जरी हुई है, तो उसको क्या करेगा? वो कलेक्ट करेगा। यही तो ड्यूटी है उसकी। सम टाइम क्या होता है, जैसे अब फोर्जरी हुई है, अब फोर्जरी में क्या हुआ है कि उसके साइन उसने झूठे मार के रखे हैं किसी के, ठीक है। अब उसकी राइटिंग के साथ उसको मैच करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बात करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट ओपिनियन कौन देगा? फोरेंसिक लैब वाले देंगे, या हु इज द राइटिंग एक्सपर्ट देंगे। वही बात कौन करता है? आपका एविडेंस एक्ट, सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इसके बारे में बात करता है, ठीक है। और उसके हिसाब से वो एडमिसिबल होते हैं। और वही बात यहाँ पे क्या हो रही है कि सीआरपीसी में इन आईयू को पावर देके रखी हुई है कि वो जो है फोरेंसिक जो है इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो फोरेंसिक लैब में, वो जो मैंने आपको बताया फोर्जरी के लिए जो भी है, उसने जहां पे जो साइन झूठे करके रखे हुए हैं, उसके लिए रिपोर्ट उसकी राइटिंग के साथ मैच करने के लिए भेजेगा। सपोज वहां पे कोई मर्डर हुआ है, और वो सारी की जो मर्डर की फुटेज जो है वहां पे सीसीटीवी में कैद हुई है, तो वो क्या करेगा? जो वट एवर द वीडियो इन द सीसीटीवी, वो उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद वो उसको एफएलसी में भेजेगा। जब एफएलसी की रिपोर्ट आएगी, जो एफएलसी आएगा, तो फिर उसके बाद वो जो अपनी चालान बुक में करेगा। सब कुछ ऑल दिस डन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और यही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो है ड्यूटी होती है। और यही जो है आपकी पावर्स जो है आपकी डिप्यूट करके रखी हुई है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। जब ये सारी की सारी बातें हो जाएंगी आपकी, तो फिर क्या करेगा? नेक्स्ट जॉब क्या आई की? वो जो है चालान करेगा। चालान जो एक रिपोर्ट बनाएगा, जिसे कि हम फेमसली जो नोन है चालान या पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। और वो चालान जो है अब बेसिक सी बात है, पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन जब पूरी कर दी, तो फिर वो क्या करेगा? अब वो थाने में थोड़ी ना रखेगा उसको कि फाइल ठीक है मैंने तैयार कर दी, लो जी फाइल ये तैयार। नो, उस फाइल को क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट के सामने, जिस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होगी, वो उस मैजिस्ट्रेट को क्या देगा? उस रिपोर्ट को पेश करेगा। और वो करेगा 173 सीआरपीसी में, और 173 सीआरपीसी में इनको बोल दिया जाता है चालान या पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। एट इट इज द रिपोर्ट विच इज मेड बेसिकली इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है? जो अक्यूज्ड है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब इफ अगर मान लीजिए इफ ही डजंट फाइंड द सफिशिएंट मटेरियल अगेंस्ट अक्यूज्ड, अगर मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है
FI उसने सारे मटेरियल एविडेंस आपके या मेडिकल एविडेंस व्हाटएवर द जो भी है, सपोज मान लीजिए जैसे फोर्जरी का मैंने एग्जांपल लेके रखा था, अगर फोर्जरी जब FLC की रिपोर्ट आई या वहां पे देख के रखा है कि भाई नहीं यार ये तो इसकी राइटिंग है ही नहीं, तो उसके खिलाफ जो FIR जो रजिस्टर्ड हुई है, तो वो व्हाट इज हिज पर्पस, पुलिस क्या करेगा, पुलिस बोलेगी भाई जनाब कोर्ट के सामने, कि कोर्ट के सामने रिपोर्ट देगी और कोर्ट में बोलेगी कि ये तो केस बनता नहीं है सर, इसलिए दिस इज माय क्लोजर रिपोर्ट। तो वो जो है देन या तो फिर वो खुद ही क्लोज कर सकता है, एंड नहीं क्लोजर रिपोर्ट देगा एंड देन ही क्लोज द केस, बिकॉज जॉब ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज टू फाइंड द ट्रुथ। ये नहीं है कि कंप्लेनेंट ने बोला कि अगर कंप्लेनेंट के हिसाब से बोले, कंप्लेनेंट ने बोला कि नहीं इसने ऑफेंस किया तो बस पुलिस ठीक है, पुलिस यस 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 हाँ ओके कि हो रहा है, मतलब ऑफेंस हुआ है, अब हमें तो एविडेंस लाने ही है, बस ठीक है। नो, what is the duty of the police, the duty of the police officer, yeah, police is to find the truth. What is the truth? Now then IO has to do his, or basically whenever the IO has to commence, IO को जो है अपनी ड्यूटी है independently करनी चाहिए, not to the giving the favor to the complainant, ठीक है। Now after doing all by the IO he filed a चालान, अगर उसने जो चालान में कोर्ट के सामने वो चालान फाइल कर देगा, सपोज मान लीजिए ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है, पुलिस को अगर ऑफेंस इज लेस देन 7 years, 7 or 7 year, तो पुलिस को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कहां पे बताया ये, सेक्शन 41 CRPC में पुलिस को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उसको जो है अरेस्ट क्यों करना है, क्योंकि जो सेक्शन 41 है ना उसमें ये बोल के रखा हुआ है कि the police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense। पुलिस को रीजनेबली बिलीव होना चाहिए, उसको खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा एज पर द इंफॉर्मेशन ही रिसीव्ड, जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, और उसको लगना चाहिए कि वो जो है पुलिस 7 साल के जो कम के टाइम में जो 7 साल से जिन ऑफेंसेस में कम सजा है, 7 साल से कम, तो उनमें कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, ताकि जो वो कोई और ऑफेंस ना करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, या वो जो है हेम्परिंग या टेम्परिंग या डिसअपियरेंस या टेम्परिंग ना करे, किसके साथ, एविडेंसेस के साथ, ठीक है। या तो आपके जो जो आपके गवाह हैं उनके साथ वो क्या करें, उनको डराए या धमकाए नहीं, तो जो है आपकी जो है उसके बाद जो है वो तो तब ही अरेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी अरेस्ट की बात आती है तो सेक्शन 41 जो है आपका CRPC का, वो कम इन एक्टिव ले आ जाता है। अब एक बात और आती है कि अगर पुलिस ने अरेस्ट कर दिया तो अब वो अरेस्ट तो कर दिया, पर अब उसको, अब वो क्या सदा उसको अपने पास ही रखेगी या इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से चलाती रहेगी? नो, उसको विद इन 24 आवर जो है कहाँ पेश करना पड़ेगा, जो पर्सन एक्यूज्ड है, जो विद इन 24 आवर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज अंडर सेक्शन 57 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 57 यही बात करता है CRPC का कि उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। अब when the accused is brought before the court, then court has to examine whether arrest is legal or not, ठीक है। अब कोर्ट के सामने ले आ दिया, ऐसा थोड़ी ना, कोर्ट इज नेवर बाउंड, जो आपके जज साहब हैं, और मैं लेट मी टेल यू, if you are a good if you want to choose a criminal lawyer, if you want to a criminal lawyer, तो इस बात पे आपको लड़ना आना चाहिए। लड़ना इन द सेंस मतलब यू मस्ट प्रोटेस्ट की, यू मस्ट टेल द कोर्ट, माय लॉर्ड यू आर नॉट बाउंड बाय द रिपोर्ट व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर यू बाय द पुलिस, मतलब आप जो है बाउंड नहीं हो, यू हैव टू, कोर्ट हैज टू अप्लाई हिज माइंड कि इसके जो अरेस्ट है, वो उसकी जो कस्टडी है
वो जरूरी है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है इसमें, ऑल द टाइम पुलिस वांट द अक्यूज्ड टू बी गिवन टू देयर कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस हमेशा चाहती है कि जो कस्टडी है वो उसको दी जाए ताकि वो जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। बट कोर्ट हैज टू अप्लाई हिज माइंड कि वो देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि एट दिस कस्टडी इज गिवन बाय द कोर्ट एंड द पुलिस कस्टडी जो आपकी जो है 15 दिन से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। आफ्टर दिस कस्टडी हैज बीन चेंज, जो भी है आपकी, जब पुलिस कस्टडी आपकी खत्म हो जाती है तो उस तो फिर वो जो है जुडिशियल कस्टडी बन जाती है। बेसिकली क्या है आपका, अगर पुलिस ऑफिसर जो है, अगर कोई अक्यूज्ड है वो अरेस्ट हुआ है और अरेस्ट होने के बावजूद भी विद इन 60 डेज और 90 डेज जो है पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो जो है अक्यूज्ड हैज अ राइट टू डिमांड द डिफॉल्ट बेल। अक्यूज्ड के पास जो है राइट बन जाता है डिफॉल्ट बेल के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट इसलिए क्योंकि ये जो है डिफॉल्ट किसने कमिट किया, पुलिस ने चालान पुट ना करके 60 और 90 दिन में। If crime is punishable by the 10-year imprisonment or less than, investigation be concluded within 60 days, ठीक है। And if more than 10 years, then it is to be concluded within 90 days. अगर ऑफेंस आपके 60 दिन से कम के हैं तो इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी 60 दिन में करनी पड़ेगी। तो और 60 दिन अगर इफ 60 दिन के अंदर नहीं की तो जो है उसको डिफॉल्ट बेल जो क्लेम कर सकता है। अगर ऑफेंस जो है 10 साल से ऊपर के हैं तो 90 दिन, और 90 दिन के अंदर नहीं की तो वो जो है डिफॉल्ट बेल जो है क्लेम कर सकता है। अब जो सीआरपीसी का सेक्शन 167 है उसमें आपका जो 167 का क्लोज 2 है, जब आप उसको गो थ्रू करोगे तो यही बात वो बोलता है। और जो मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं ये दी सेक्शन आर नॉट अ सिंगल टाइम, बट आप कोई भी एग्जाम ले लो उसमें डेफिनेटली आस्क पूछे ही होते हैं। जहां भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा या तो इनकी टाइमिंग पूछी होती है, या तो इनका ईयर पूछा होता है, या तो इसमें पावर पूछी होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। नाउ इट इज द accused right to get a bail due to the default committed by the investigating officer। वही मैं डिफॉल्ट बेल की बात कर रहा हूँ, ये राइट बन जाता है। द मोमेंट the challan has been filed, then the job of the police is, अब जिस टाइम पे पुलिस ने जो है चालान जो फाइल कर दिया उसके बाद जो है पुलिस की ड्यूटी क्या हो जाती है, खत्म। पुलिस पुलिस के पास कोई पावर नहीं रहती है रिगार्डिंग द दैट ऑफेंस। बट ये जो है अभी नाउ ये जो मैटर है ये जो है कोर्ट और एक्यूज्ड के बीच में रहता है। नाउ सपोज, बट इसमें एक कंडीशन है कि सपोज देयर इज अ क्राइम दैट मेनी अक्यूज्ड। अब देखिए जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं आपके, जो जैसे बड़े बड़े जिनमें घोटाले होते हैं, उसमें क्या होता है बहुत सारे अक्यूज्ड होते हैं। अब कोई एक अक्यूज था वो तो चलो पकड़ा गया, उसके खिलाफ उन्होंने चालान पुट कर दिया, पर जो रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो उसमें कोर्ट पुलिस क्या करती है, पुलिस बोलती है कि अभी जो है we have to conduct an investigation regarding these accused, so please give us a time। and the court जो है इसमें अंडर सेक्शन 173(8) जो पावर है पुलिस की कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, कोर्ट जो है इसमें ग्रांट करती है कि यस यू कैन फर्दर इन्वेस्टिगेट बिकॉज इन्वेस्टिगेशन हैज येट टू बी डन द रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। क्योंकि जो बचे हुए अक्यूज्ड हैं उनके जो बचे हुए अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ जो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, ठीक है। तो यही जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, और यही क्वेश्चन थाउजेंड ऑफ टाइम पूछ के कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती क्या, यही होती है हियर। अगर सपोज मान लीजिए कभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई ऐसा एविडेंस है 173(8) सीआरपीसी में, देखना आप 173(8) में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा एविडेंस जो पुलिस को नया आ जाता है जिसमें कि कोई ऑफेंस जो कोई किसी क्राइम के अगेंस्ट जो है कोर्ट में ट्रायल चला हुआ है और उसमें
कोई नया एविडेंस आता है तो पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और ये पावर कहाँ के दे रखी है, ये पावर भी आपकी 173(8) में दे रखी है। और उस जब वो उस इन्वेस्टिगेशन की जब जो कंप्लीट पूरी हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस क्या करेगी, एक सप्लीमेंट्री चालान पुट कर देगी। कहाँ पे? कोर्ट में। अगर उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को लगेगा कि नहीं, सप्लीमेंट्री यहाँ पे चालान नहीं पुट करना, यहाँ पे क्लोजर या कोई केस नहीं बनता है, तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे देगी। ठीक है। Now, the moment challan has been filed, the job of a investigating officer has over, and the now this matter is between the court and accused. जैसे ही आपका चालान पुट हो गया, जो आईओ की जो ड्यूटी है वो खत्म हो गई। अब जो मैटर है वो सिर्फ किसके बीच में रहेगा, वो रहेगा सिर्फ कोर्ट और अक्यूज्ड के बीच में। जो आपकी चार्जशीट है, इसमें कई बार क्या होता है, कोर्ट हैज टू अप्लाई हिज माइंड बिफोर। कोर्ट को जो है अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कॉग्निजेंस उसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इसमें कोई सैंक्शन है तो वो बोलेगा कि भाई पहले सैंक्शन लेके आओ। जैसे आपके ऑफेंसेस जो होते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, अगर गवर्नमेंट कैपेसिटी में काम करते हुए कोई ऑफेंस करता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसके उस केस में 197 ऑफ इंडियन पिनल कोड बोलता है कि पहले गवर्नमेंट की परमिशन सीख करनी पड़ती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोले, जैसे वो परमिशन शाउट करेगा तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। जब ये सब कुछ हो गया तो कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले लेता है। कॉग्निजेंस का मीनिंग क्या है, कोर्ट जो है केस को शुरू कर देता है। नाउ द इश्यू ऑफ प्रोसेस जो शुरू हो जाएगी। टुडे हम जो आज टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डील विद द इश्यू ऑफ प्रोसेस बिकॉज इट्स अ सेपरेट। आज सिर्फ हम वहां तक बात करेंगे जहां तक कोर्ट जो कॉग्निजेंस लेता है। सपोज द अक्यूज्ड हु इज अरेस्टेड एंड yet not released, in that case he will come to the court। अगर कोई अक्यूज्ड को अरेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, और उसको जो है अभी भी कोर्ट में छोड़ा नहीं है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा, रेगुलर बेल डिमांड करेगा। तो रेगुलर बेल जो कौन कौन दे सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 437 सीआरपीसी, इधर बिफोर और आफ्टर, either before or after arrest in case of a non-bailable case, non-bailable offense, and under 436 CRPC in case of a bailable offense। ठीक है, when any person commits a cognizable and non-bailable offense, the police will take him into custody। ठीक है। अब नाउ व्हाट आर द कंडीशन, देखिए अब कंडीशन बेल, अब जब बोले, अब कोर्ट के सामने जब एक्यूज्ड को ले आए आप और उसको अभी तक भी छोड़ा नहीं है, तो कोर्ट में वो बोलेगा कि माय लॉर्ड, सर, जज साहब, देखिए ये जो इन्होंने जो केस जो मेरे अगेंस्ट, मतलब जिसमें मेरे को अक्यूज्ड बना के रखा है, मैं जो जो आप कंडीशन रखोगे मैं उन सारी को परफॉर्म करूंगा। आई विल नॉट वॉयलेट, बोलेगा कि मैं किसी भी विटनेस को हैम्पर नहीं करूंगा। ठीक है, और ना ही मैं कहीं भी कंट्री के बाहर जाऊंगा। बेसिकली क्या है, वो बोले ये कि आई एम वो बोलेगा कि एक्यूज्ड बोलेगा आई एम ए गुड पर्सन इन द सोसाइटी। अगर मेरा ऐसे अरेस्ट अगर कंटिन्यू रहा तो इट मे हैम्पर माय डिग्निटी, माय पोजीशन इन द सोसाइटी। अगर बट वो इसलिए क्योंकि जो लिबर्टी है उसकी, जो प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर, ठीक है, क्योंकि उसकी एक पोजीशन है सोसाइटी में। तो कोर्ट को जो अरेस्ट है, उस जो सॉरी जो बेल ग्रांट करते हुए ये सारी चीजें कंसीडर करनी। इट्स नॉट कि on the plea of a complainant or on the plea of a prosecution department की court will give the custody or permanently till the disposal of the suit जो है उसको अरेस्ट करके रखेगा, नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसे ऐसे अगर ये जो कंडीशन जो है वो फॉलो होती है, तो कोर्ट जो ग्रांट कर देगा बेल। नाउ इफ accused who is not present at the time of the, जब सपोज मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि accused को अरेस्ट ही नहीं कर पाती है पुलिस, और उस केस में accused क्या करते हैं कि एक एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, एंटिसिपेटरी में मतलब एंटिसिपेशन कि मेरे को गलत तरीके से अरेस्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है वो क्या करती है, एंटिसिपेटरी बेल लगाता है accused कोर्ट में। और ये बेल आपकी कहाँ लगती है, थाउजेंड ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
ये बेल आपकी लगती है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। और इस केस में सिर्फ एक ही बात पे लड़ी जाती है, बात की जो मेरी लिबर्टी है उसको जो है पुलिस ने जो है मतलब झूठा जो मेरे खिलाफ जो है केस जो है वो हो रहा है, और इसलिए मेरे को जो है बचा दिया जाए और मेरे को जो है अरेस्ट ना किया जाए। ये एंटिसिपेटरी बेल होती है। और एंटिसिपेटरी बेल जो है आप जो है आपकी मर्जी है कि आप अक्यूज्ड की ये अक्यूज्ड कैन फाइल दिस इन सेशन कोर्ट और इन हाई कोर्ट आल्सो कंकरेंटली, मतलब दोनों जगह कहीं पे भी वो फाइल कर सकता है। नाउ द कंडीशन, अगर सपोज मान लीजिए ये सारी बातें हो गई, सपोज मान लीजिए पुलिस अगर एफआईआर रजिस्टर ही ना करे, पुलिस ने अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं करे, तो देखिए इसमें बड़ा फेमस केस है ललिता कुमारी केस। ललिता कुमारी के केस में क्या हुआ था, 5 जजेस बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने क्या बोला था कि पुलिस जो है बाउंड है 154 सीआरपीसी में, पुलिस को जो है करनी ही करनी पड़ेगी क्या, एफआईआर रजिस्टर। बेसिकली क्या है, इसके ऊपर भी आई मेड अ सेपरेट वीडियो, अगर आप चाहोगे तो उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको बहुत डिटेल आइडिया मिल जाएगा कि क्यों और कैसे क्या होता है। बट टुडे ऑन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द जर्नी ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल। तो मेरे को इट्स आई थिंक आई हैव टू टेल यू अगेन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एफआईआर जब रजिस्टर होती है तो वो 154(1) में रजिस्टर करते हैं, ठीक है। अगर पुलिस ने मना कर दिया, नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगा, वो एसपी को लिखेगा, जो कंप्लेनेंट है सारा मैटर जो है, अगर एसपी को सेटिस्फाई होता है कि यस ये जो है लिखनी चाहिए, एएफआईआर होनी चाहिए, तो या तो वो खुद करेगा या तो किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डेप्यूट करेगा। और जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर होगा, जो डेप्यूट होगा, उसके पास वो सारी की सारी पावर्स होगी रिगार्डिंग क्या, उस थाने में जो उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो पावर है वो उस डेप्यूटेड ऑफिसर के पास हो जाएगी, ठीक है। डेप्यूटेड ऑफिसर नहीं बोलो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास होगी, ठीक है। अब वहां एसपी ने भी कुछ नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने, 156(3) में होता है वो। 156(3) की एप्लीकेशन में सिंपल सी बात है, जब आपको सारी जगह दर किनार सारी जगह आपको बोला मना मना, तो फिर क्या आप जज साहब के पास जाएंगे। जज साहब के पास, जज साहब कौन है, यू आर द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो हु वांट टू बिकम अ जज, यू आर द जज। आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि यस सर माय लॉर्ड, कि गिव मी द गिव द पुलिस डायरेक्शन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, की हमें तो कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आपके सामने हमने ये एप्लीकेशन डाली है कि पुलिस को बोले कि इसमें जो है तहकीकात करे, ठीक है। 156(3) की एप्लीकेशन लगा देंगे आप वहां पे, तो फिर पुलिस क्या करेगी, डायरेक्शन करेगी। और ये जो है आपकी प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्लियरली है, if all this done but the still FIR has not registered, then the application can be moved to the magistrate to direct the police to register the FIR, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने 154(3) की एप्लीकेशन एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास नहीं दी है, तो आपकी 156(3) की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये प्रोसीजर की बात है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो इनबॉक्स में, आई विल डेफिनेटली गिव यू सॉल्यूशन। नाउ दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ द जर्नी ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल। नाउ I will take the next class on the CRPC to continuing this journey regarding the investigation to trial on the complaint, or it may on complaint or it may on arrest in a detailed provision. So बेसिकली आज की वीडियो में सिर्फ मेरा इतना सा बताना था आपको कि एक हल्का सा आइडिया कि पुलिस का काम कैसे चलता है और कोर्ट तक वो कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो try to enjoy my video as much as you can, try to share my video with your friend, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जो इसको शेयर करो। और मैं बेसिकली अवर टीम, हमारी जो टीम है वो एम्फसिस है कि जो बेचारे जो डिस्टेंस जो दूर के जो बच्चे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो बहुत दूर हैं, वो
जो है आपके जो बिग इंस्टीट्यूट हैं जो जैसे दिल्ली में है या कहीं भी है, तो उनमें अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो ताकि हम उन्हें बेस्ट मटेरियल दे सकें और जो है अच्छे से बता सकें। दिस वीडियो इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, एलएलबी स्टूडेंट, so please this also share with your friends who are pursuing the LLB, and please don't forget to like, subscribe this video and try to comment on my video and give me grievances कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। I will be thankful and thank you for watching and listening my view on this journey.